नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेत खलिहान की आज की कड़ी में। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी रोचक और लाभकारी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे आम के गूदे के प्रसंस्करण के बारे में और साथ ही जानेंगे बारिश के पानी के उचित प्रबंधन के बारे में भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आम का मौसम साल भर नहीं रहता, लेकिन इसकी स्वाद की वजह से लोगों में इसकी चाहत जरूर साल भर बनी रहती है। ऐसे में अगर आपके पास आम का अच्छा उत्पाद मौजूद है और आप चाहते हैं कि मंडियों में इसे बेचने के अलावा और अतिरिक्त आय इससे कमाएं, तो आपके लिए एक बेहतरीन उपाय है खाद्य प्रसंस्करण। जी हाँ, आम के गूदे का प्रसंस्करण कर आप तरह तरह के उत्पाद तैयार कर सकते हैं और बढ़ती बाजार मांग को पूरा कर काफी मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह करें आम के गूदे का प्रसंस्करण। आम फलों का राजा है और यह आम का सीजन चल रहा है। भारतवर्ष में पूरे विश्व के 50% आम का उत्पादन होता है और हमारे प्रमुख आम उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि हैं। बहुत सी किस्में हमारे यहाँ पैदा होती हैं और ज़्यादातर किस्मों का हम लोग सिर्फ टेबल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका कुछ हम प्रसंस्करण नहीं करते हैं। यदि प्रसंस्करण होता भी है तो वो बहुत ही छोटे स्तर पर होता है, जो जिससे कि किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि किसान भाई आम का प्रसंस्करण करके उसका गूदा बना करके अधिक लाभ कमाएं और इसके लिए हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि आम स्वाद और सुवास के साथ साथ पोषक तत्वों से युक्त फल है। इसकी एक फांक के सेवन से बहुत सी बीमारियों से रोकथाम हो सकती है, जिनमें कि कैंसर और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां प्रमुख हैं। तो इसका उत्पादन जब जिन महीनों में होता है, उसके अतिरिक्त यदि हम इसके फल का आनंद उठाना चाहें तो हमें इसका प्रसंस्करण करना पड़ेगा और इसको गूदे के रूप में संरक्षित करना पड़ेगा, जिससे कि हम और तरह के उत्पाद बना सकते हैं, जिनमें कि जैम, जेली, नेक्टर, स्क्वैश, आमावट इत्यादि प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो व्यावसायिक किस्में हैं उसमें दशहरी, लंगड़ा और चौसा हैं। जो सी और डी ग्रेड का आम है, यानी कि जो 150 ग्राम से नीचे का आम है, उसको यदि प्रसंस्करण के लिए उपयोग किया जाए तो किसान भाइयों को भी लाभ मिलेगा और इससे हमारे देश में प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में खुशहाली आएगी। तो हम इसकी विधि के बारे में यदि शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप आमों की छटाई कीजिए। सिर्फ पके हुए आमों को छांटिए और कटे फटे, गले या कम पके आमों को अलग कर दीजिए। और इसके लिए जो भी व्यक्ति ये काम कर रहे हैं उनको साफ़ सुथरा होना बहुत आवश्यक है। उनके कपड़े साफ़ हों, उन्होंने सिर पर कैप लगाई हुई हो, जाली लगाई हुई हो, उनके हाथों में दस्ताने हों, जिससे कि वो अपने हाथों के जो सूक्ष्म हैं वो आमों पर ट्रांसफ़र न कर दें। तो सबसे पहले आप आमों की छटाई कर लें और छांटने के बाद पश्चात उनको धो लें, साफ़ पानी में धो लें। आपको नदी के गंदे पानी में या तालाब के पानी में आमों को नहीं धोना है, क्योंकि उस पानी में रोगाणु हो सकते हैं जो कि आम पर जाकर के और फिर पल्प को ख़राब भी कर सकते हैं और सेवन करने वाले को बीमारी भी दे सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप आम की धुलाई साफ़ पानी में करें। यदि आप चाहते हैं तो आपके पास कुछ इंतज़ाम है तो आप क्लोरीन युक्त पानी से धोएं, उससे आम साफ़ रहेंगे। आम को छील लीजिए और छीलकर उनको एक साफ़ बर्तन में रख लीजिए। जो बर्तन आम के लिए इस्तेमाल करेंगे वो स्टेनलेस स्टील के बर्तन ही होने चाहिए और आपके जो चाकू है वो भी स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। लोहे का चाकू और किसी अन्य मेटल के बर्तन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे फिर आपका उत्पाद खराब हो जाएगा। आम को छील लें और आम को एक साफ़ बर्तन में रख लें और फिर आम को पल्पर से गुजारें। यदि आपके पास पल्पर की सुविधा नहीं है तो आप आम की फांके करके मिक्सी में पीस सकते हैं, अन्यथा थोड़े बड़े स्तर पे करना है तो पल्पर से गुजारें और पल्पर को भी पहले से अच्छे से धो लें, उसमें कोई भी पुरानी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। फिर आम को गुजारें तो उससे आपको आम का पल्प मिल जाएगा। आम का पल्प बनाने के लिए आपको उसमें पल्पिंग करते समय यानी गूदा बनाते समय करीब 20% पानी मिलाना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा पानी मिलाने से गूदा अच्छे से बनेगा और ठीक से उसका फ्लो बना रहेगा। पल्पर के पश्चात हम इसको फिनिशर से पास करते हैं। फिनिशर क्या मशीन है? ये भी एक मशीन है जिसमें कि आम को एक बारीक छन्नी लगी रहती है, उसमें से पल्प गुजरता है, तो जो आम का जो महीन रेशा है वह भी निकल जाता है और जो पल्प है वो एक सार कंसिस्टेंसी का, एक सार फ्लो का आता है। उस पल्प को आप एक साफ बर्तन में ले लें, उसको तोल लें और उसमें वजन के अनुसार उसमें
एसिड, सिट्रिक एसिड मिलाएं 0.3% और फिर उसको 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें। 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने का एक कारण ये है कि यदि हमने 100 पर गर्म किया, 100 डिग्री सेल्सियस तक जिसमें पानी गर्म करते हैं, तो आपके आम की खुशबू उड़ जाएगी और उसमें से जो विटामिन है वो भी नष्ट हो जाएंगे, उसके पोषक तत्व कम हो जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया हो जिसमें आपके पोषक तत्व भी बने रहें और आपके सूक्ष्म जीवों का भी नाश हो जाए। तो 90 डिग्री सेल्सियस को इसके लिए उपयुक्त पाया गया है। उतना तापमान आने के बाद आप बंद कर दीजिए अपने गैस को, या जो भी आपके गर्म करने का स्रोत है उसको बंद कर दीजिए। थोड़ा सा पल्प को ठंडा कीजिए और फिर एक प्रिजर्वेटिव होता है, परिरक्षक जिसको कहते हैं, रासायनिक परिरक्षक है ये, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। इसको आप 1000 ppm प्रति किलो तैयार पदार्थ के हिसाब से तोलिए। यानी कि यदि आपका 10 किलो गूदा है तो उसमें आप 10 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को तोल करके और थोड़े से उबले पानी में घोल लीजिए। थोड़े से पानी में घोल करके और फिर आप इसको पूरे तैयार उत्पाद में भली भांति मिलाइए। यदि हम डायरेक्ट घोल कर बिना पानी में घोले और सीधे उस पाउडर को तोल के डाल देंगे तो उस परिरक्षक की गुठलियाँ बन जाएंगी, ठीक प्रकार से वो पूरे उत्पाद में नहीं मिलेंगी और आपका जो उत्पाद है वो बाद में खराब होने के डर बना रहेगा। तो आप परिरक्षक को मिला लीजिए और फिर आप साफ, सूखे, निसंक्रमित कांच के जारों में या प्लास्टिक के अच्छी क्वालिटी के कार्बोइड्स में भर दीजिए और उसको ढक्कन को बंद कर दीजिए। उसको बीच बीच में न खोलें, क्योंकि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो है ये एक सल्फर डाइऑक्साइड नाम की गैस बनाती है। यदि आप बीच बीच में खोल देंगे तो वो गैस निकल जाएगी और आपका फिर पल्प खराब हो जाएगा। किसान भाइयों, जब आप अपने पल्प को स्टोर कर लेते हैं तो आप इस पल्प को रूम टेम्परेचर तक रख सकते हैं। ये तो हमने एक स्मॉल स्केल लेवल की बात बताई है, लेकिन अगर आपको बहुत बड़े स्तर पर एक उद्योग लगाना है तो इसकी एसेप्टिक पैकेजिंग होती है और उसमें परिरक्षक नहीं मिलाया जाता है। लेकिन यदि आप एक स्मॉल स्तर पर उद्योग लाना चाहते हैं, छोटे स्तर पर, तो आप ये पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से इसको परिरक्षित कर सकते हैं। तो जब आपका पल्प तैयार हो जाए उसके बाद उसकी क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ तैयार करने के टाइम पे वरन समय समय पर भी, जिससे कि आपको ये पता चलता रहे कि आपका गूदा सही है, ख़राब नहीं हुआ है। और उसके लिए उसकी हम लोग TSS देखते हैं, यानी कि उसमें टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स कितने हैं। ये एक रिफ्रैक्टोमीटर नामक यंत्र की सहायता से देखा जाता है। छोटा सा एक यंत्र है, उसमें आपको TSS का स्तर पता चल जाएगा। उसके बाद उसकी एसिडिटी नापी जाती है कि 0.3% एसिडिटी है या नहीं, और उसमें माइक्रोबियल क्वालिटी यानी कि सूक्ष्म जीवों का स्तर। उसमें सूक्ष्म जीव तो नहीं है, क्योंकि कोडेक्स एलिमेंटेरियस के हिसाब से किसी भी प्रसंस्कृत पदार्थ में, खास तौर से जैसे गूदे में, एक भी सूक्ष्म जीव अलाउड नहीं है। तो आपको उसमें सूक्ष्म जीव रहित होना चाहिए। उसके लिए आपको ये टेस्ट करना है माइक्रोबियल क्वालिटी का। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो किसी प्रयोगशाला से करवाइए और ये सुनिश्चित करिए कि आपके इसमें कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं है। तो किसान भाइयों, अब आवश्यकता इस बात की है कि आप लोग कुछ सहकारी समितियां बनाएं और अपने अपने गांव में ये प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करें, जिससे कि आपका जो C और D ग्रेड काम है, जिसका कि आपको मूल्य नहीं मिल रहा है, जो आप 4 या 5 रुपए किलो बेच दे रहे हैं, उसको स्वयं ही प्रसंस्कृत करके 40 से 50 रुपए किलो लागत आपकी आएगी और उसको आप 100 से 150 रुपए में इसको बेच सकते हैं। इसके लिए आपको लाइसेंस भी लेना पड़ेगा किसान भाइयों, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके छोटे स्तर की इकाइयों के लिए मात्र 100 रुपया की फीस से आपको एक लाइसेंस FSSAI का मिल जाएगा और आप इसको उद्योग को स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे संस्थान में, केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में आकर आप आम के गूदे बनाने का प्रशिक्षण ले सकते हैं और हम आपको विभिन्न सावधानियों के बारे में और विभिन्न क्वालिटी कंट्रोल की टेस्टिंग के बारे में भी सिखाएंगे और आप अपने ये उद्योग लगा करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो देखा आपने, आम के गूदे का अगर प्रसंस्करण किया जाए तो कितना फायदा हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी कि बारिश के पानी का उचित प्रबंधन आप किस तरह से कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती।
मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए वाद संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। सुंदर रूप रंग आकार दे, स्वप्न करें साकार। स्वच्छ रख पंचतत्व को, धरा का करे विकास। देखिए प्रकृति की ओर हर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम खेत खलिहान। हमारे देश की कृषि मुख्यतः बारिश के पानी पर निर्भर करती है और वर्षा जल एक ऐसा प्राकृतिक स्रोत है जो बहने के बाद खेतों में कुछ हद तक तो सोख ली जाती है। उसके बाद ये पानी बहकर निकल जाता है। बहकर बर्बाद हो रहे इस पानी को संचित किया जा सकता है। आगे चलकर भविष्य में इसका खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही भूजल स्तर को बढ़ाने का भी इससे काम किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उचित प्रबंधन किया जाए। तो कैसे करें बारिश के पानी का उचित प्रबंधन, आइए देखते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकतर आबादी खेत पर निर्भर है और खेती बारिश पर। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश कभी असमय होती है या फिर देर से होती है और इसकी वजह से किसानों को या तो बारिश पर निर्भर होना होता है या फिर सिंचाई के लिए अन्य संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिस पर उन्हें अतिरिक्त व्यय भी करना पड़ता है। भारतीय कृषि के योजनागत विकास के बावजूद अब भी देश में लगभग 60% कृषि क्षेत्र ऐसा है जो बारानी क्षेत्र या जो वर्षा आधारित खेती है उस पर निर्भर करता है। देश के 14 करोड़ हेक्टेयर कृषि क्षेत्र का लगभग 8.5 करोड़ हेक्टेयर कृषि क्षेत्र ऐसे खेतों में आता है जहां पे या तो सिंचाई के जल की उपलब्धता बिल्कुल नहीं है या है भी सिंचाई के साधन तो पानी की उपलब्धता बहुत कम है। यदि इन क्षेत्रों में उत्पादकता की बात करी जाए, फसल उत्पादन की बात करी जाए तो वो काफ़ी कम है। पिछले कुछ वर्षों का हम देखें तो जो सिंचित क्षेत्र हैं उनमें विकास दर 5% के आसपास रही है, जबकि जो असिंचित या बारानी क्षेत्र हैं उनकी फसल उत्पादकता की वृद्धि दर पिछले वर्षों की औसत वृद्धि दर 1% के आसपास ही है। यानी कि जो उत्पादकता में काफ़ी बड़ा अंतराल है उसका प्रमुख कारण है इन क्षेत्रों में फसलों को विभिन्न अवस्थाओं पर सूखे का सामना करना पड़ता है और फसलों को सूखे से जूझना पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि वर्षा जल का समुचित प्रबंधन किया जाए और इस प्रकार से प्रबंधन किया जाए ताकि जो मृदा में वर्षा जल रहता है नमी के रूप में उसका भी संचय होता रहे और जो पानी बह कर जाता है उसको भी रोका जाए और उसको संचय करें खेत में और इसको बाद में सिंचाइयाँ देने के लिए काम में लें तो इन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। इन सभी परेशानियों से बचने का एकमात्र विकल्प है कि हम बारिश के पानी का संचय करें। इसका मतलब ये है कि जिस बारिश के पानी को हम यूं ही बहने देते हैं उसका सिंचाई के लिए हम भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भिन्न भिन्न तरीकों से संभव है। जैसे ही बारिश होती है तो उसका पानी बहकर बाहर नहीं जाए इसके लिए खेत की मेड़बंदी करें, खेतों में मेड़ें बना लें। और यदि सामुदायिक स्तर पर आप मेड़बंदी करते हैं, सभी किसान मेड़बंदी करते हैं तो खेत का पानी खेत में रहेगा, गांव का पानी गांव में रहेगा, बहकर बाहर नहीं जाएगा और इस तरह से एक तो जल स्तर ऊपर रहेगा, मृदा का जो भूमि जल स्तर ऊपर रहेगा, रिचार्ज होता रहेगा और साथ ही साथ जो मृदा में नमी है वो भी बढ़ी रहेगी जिससे कि फसलें अच्छी पैदा होगी। इसके अलावा जो वर्षा जल है उसको फार्म पॉन्ड या तालाब आदि बनाकर भी खेत में संचित किया जा सकता है, जिसको वाटर हार्वेस्टिंग अंग्रेजी में बोलते हैं।
तो जो निचला इलाका है खेत का, जहाँ से सारे खेत का पानी बहकर बाहर जाता है, उस जगह पे यदि आप छोटा तालाब नुमा गड्ढा बनाएं या पक्का पौंड बना लें तो उससे बाद में आप पौधों को जीवन रक्षक सिंचाई, फसल को जीवन रक्षक सिंचाई देने के लिए काम में ले सकते हैं। जब भी मानसून के मौसम में सूखा पड़े उस स्थिति में आप सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई यदि आधुनिक विधियां जैसे ड्रिप सिंचाई या जो फव्वारा सिंचाई है उसके द्वारा करें तो उतने ही पानी में, जितने पानी से जो पुरानी विधियों से 1 हेक्टर में सिंचाई होती थी, इससे 2 या 2.5 हेक्टर में सिंचाई हो जाती है। यानी कि जो जल की उपयोग दक्षता है वो बढ़ जाती है, कम पानी में अधिक पैदावार मिलती है। अधिकतर किसान अपने खेतों की सिंचाई बोरवेल से करते हैं। मतलब ये कि भूमिगत जल का अधिकतर निकास इस विधि से भी होता है। ऐसे में ये हमारा दायित्व है कि हम भूमि से जल निकालने के साथ साथ उसे लौटाने का भी प्रबंध करें। पक्का पौंड बनाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न राज्यों में अनुदान और ऋण आदि की सुविधाएं भी है, जिनका लाभ उठाकर किसान भाई अपने खेतों में पौंड बना सकते हैं। यदि पक्का पौंड आप किसी कारण से नहीं बना सकते हैं तो कच्चे तालाब नुमा गड्ढे भी बना सकते हैं, जिनमें पानी को आप संचित रख सकते हैं। कुछ दिनों के लिए उनमें भी पानी संचित रह जाता है, उसको भी आप सिंचाई जल के लिए या पशुओं के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, मृदा नमी को भाप बनकर नहीं उड़ने देना है। तो उसके लिए आजकल एक तो शून्य जुताई तकनीक आती है, जिसमें खेत की जुताई नहीं करी जाती, सीधी शून्य जुताई सीड्रिल के द्वारा बुआई करी जाती है और पूर्व फसलों का एक आवरण बना के रखा जाता है खेत में। ये आप जो शून्य जुताई नहीं अपनाते हैं और पारंपरिक जुताई से भी यदि खेती कर रहे हैं तो उस अवस्था में भी पूर्व फसलों के अवशेषों का आप खेत में आवरण बना के रखें। तो उससे क्या होगा कि एक तो जो पानी है वो वाष्पीकरण के द्वारा उड़ता नहीं है, खेत में ही रहता है और पौधों के काम में आता है। दूसरा, जो यदि आप जो मल्चिंग करते हैं पूर्व फसलों के अवशेषों का, उससे पौधों का आंतरिक तापमान भी सामान्य बना रहता है, जिससे कि पौधों की सभी जैव रासायनिक क्रियाएं और जो कार्यकीय क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से होती है। पौधों की बढ़वार अच्छी होती है, जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है और पानी चूँकि नमी संचित रहती है तो पानी भी लगातार मिलता रहता है और इस प्रकार से अच्छा उत्पादन खेतों में हमें मिलता है। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन से भी मृदा नमी का नुकसान होता है। मृदा नमी पौधों के द्वारा उड़ा दी जाती है, तो उसके लिए कुछ वाष्पोत्सर्जन रोधी पदार्थ होते हैं, जैसे एक तो केओलिन है, खड़िया मिट्टी जो पहले पुराने ज़माने में घरों के लिपाई पुताई करने में काम में आती थी, वो खड़िया मिट्टी का 6% का घोल यानी कि केओलिन 6% का घोल यदि पौधों पर छिड़काव करें या उसकी जगह साइकोसेल 0.03% का छिड़काव करें तो इससे वाष्पोत्सर्जन से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है और उत्पादन पे भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा फसल में खेत में जो खरपतवार होते हैं वो भी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। फसल से प्रतिस्पर्धा तो करते ही हैं, जो मृदा में नमी होती है उस नमी को भी वो भाप बनाकर उड़ा देते हैं और फसल की तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा खरपतवारों की क्षमता होती है वाष्पोत्सर्जन की, और कुछ मामलों में तो 5-6 गुना से भी अधिक क्षमता होती है। तो खरपतवारों का समय पर नियंत्रण करना जरूरी है। जहाँ तक संभव हो खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए कसोले या खुरपी की सहायता से हाथ से निराई गुड़ाई करें, ताकि भूमि की ऊपरी परत टूट जाने से मृदा की नमी भी संचित होती रहे, नमी भी भाप बनकर नहीं उड़े और खरपतवार भी नमी को नहीं उड़ा पाएँ। इसके अतिरिक्त जो बारानी क्षेत्र हैं उनमें एक और समस्या है कि जो मृदा में जीवांश पदार्थ काफ़ी कम मात्रा में होता है, जिससे कि मृदा की जल धारण क्षमता कम होती है। बरसात का जो भी पानी है वो या तो बहकर चला जाता है या खेत में भी रहता है तो वो नीचे इतना चला जाता है कि पौधे की जड़ें उसको ले नहीं पाती है। तो इसके लिए खेतों में जैविक पदार्थ या जैविक खादें हैं, जैसे कि गोबर की खाद 10 टन प्रति हेक्टर या वर्मी कंपोस्ट या जो कंपोस्ट है वो 5 टन प्रति हेक्टर यदि आप खेत में डालें तो उससे मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, फसल को पोषक तत्व तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ फसल की जो मृदा की जल धारण क्षमता है वो इस प्रकार से बन जाएगी कि वो मृदा काफ़ी मात्रा में जल को धारण कर सकती है, पानी बहकर बाहर नहीं जाएगा और फसल को उपलब्ध हो सकेगा। इस तरह से जो वर्षा जल के पानी को बहकर बाहर नहीं जाने दिया जाए, खेत में ही रखा जाए और उसको जीवन रक्षक सिंचाई के लिए काम में लिया जाए,
तथा ऐसी कृषि प्रौद्योगिकियां और सस्य तकनीकियां अपनाएं जिससे कि जो मृदा नमी है वो भाप बनकर नहीं उड़े, तो बारानी क्षेत्रों के उत्पादन में, क्षमता में और उत्पादकता में हम कई गुना वृद्धि कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह बारिश के पानी को इकट्ठा कर उचित प्रबंधन किया जाए तो इस पानी का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है, पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही कार्यक्रम के पहले भाग में आपने देखा किस तरह से आम के गूदे का प्रसंस्करण कर लाभ कमाया जा सकता है। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, चलते चलते हम आपको छोड़े जाते हैं कृषि सलाह के साथ। नमस्कार। बढ़ते रासायनिक उर्वरकों और दवाओं के इस्तेमाल ने न केवल मानव स्वास्थ्य को प्रभावित किया है बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में पूरी दुनिया एक बार फिर से जैविक खेती की ओर तेजी से लौट रहा है। जैव उर्वरक मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है, साथ ही मिट्टी में जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उन्हें नष्ट नहीं होने देता। तो हम लोग का जो मिट्टी का हर एक समस्या का निदान है जैविक खाद। जैविक खाद देने से जो मिट्टी हमारा टाइट है वो मिट्टी हल्का हो जाता है। जो मिट्टी में रेतोली टाइप मिट्टी है वो थोड़ा सा उसमें पानी धारण करने का क्षमता ज़्यादा हो जाता है। जो मिट्टी में अम्ल है, अम्लों का मिट्टी भी सुधर जाता है। जो क्षारीय मिट्टी है वो भी सुधर जाता है। और साथ ही साथ मिट्टी हर एक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और जो दूसरा भी जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वो भी जो है वो भी मिल जाता है। जैव उर्वरक कई तरह के होते हैं। किसान अपनी सुविधा और अपने फसलों के अनुसार उसका इस्तेमाल करें। वैसे केचुआ खाद में सबसे ज्यादा उर्वरा शक्ति होती है। केचुआ खाद जो वर्मी कंपोस्ट में बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट में जो गोबर है, कूड़ा कटकर है, इसको आधा सरा के, आधा से मतलब 10 से 15 दिन बाद जब सड़ जाता है, सड़ने के बाद उसमें 1 फीट जब 6 से 7 इंच 9 इंच हो जाएगा तो कर उसके बाद केचुआ के एक परत छोड़ सकता है। ताजे गोबर को आप सीधे फसलों में न डालें। गोबर को जैविक खाद बनाने के लिए उसे खरपतवार सहित सड़ाना आवश्यक है। और इसका हम लोग को सड़ने के लिए जो गोबर और जो कचरा है, कचरा कैसे टाइप कचरा इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो भी हम लोग 45 से 50 दिन 60 दिन में हो जाता है। आधा सड़ा वाला गोबर अगर देंगे तो हो जाएगा। केचुआ खाद का निर्माण आसानी के साथ अपने घर पर भी किया जा सकता है। किसान भाई नीम और करंज की खल्ली का इस्तेमाल भी अपने खेतों में करके अच्छी फसल उपजा सकते हैं।